हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दही वाली मगम्मा जो कहानी है वो कहानी पढ़ाऊंगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एकदम ही प्यार से एकदम अच्छे से कहानी समझा दूंगी और उसके बाद मैं आप लोगों को उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन में आने की 100% पॉसिबिलिटी है वो करवा दूंगी। अगर आज का वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो इसके अलावा आप लोगों को दही वाली मगम्मा चैप्टर कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आपको बुक खोलने की ज़रूरत है, नहीं आपको गेस्ट पेपर, नहीं आपको क्वेश्चन बैंक, आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और आप लोगों के एग्जामिनेशन में दही वाली मगम्मा के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो चलिए आज का हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दही वाली मगम्मा। तो सबसे पहले आप लोग ये याद रखिएगा दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक है श्रीनिवास जी। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक है श्रीनिवास जी। ठीक है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम जो है वो क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है। तो ये श्रीनिवास जी का पूरा नाम है, याद रहेगा, वेंकटेश अयंगार। इनका जन्म जो है वो 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। और कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक है। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन सन्ना कथे गुलू को सन 1968 में पुरस्कृत किया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह कहानी कन्नड़ कहानियां से संभाल ली गई है। इस कहानी का अनुवाद बी आर नारायण ने किया। ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किसने किया है तो आप लोग क्या बताइएगा? बी आर नारायण जी ने। ठीक है। दही वाली मगम्मा का अनुवाद किसने किया है? तो बी आर नारायण जी ने। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलार कर्नाटक में। कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी में। दही वाली मगम्मा जो हम लोग का कहानी है वो किस भाषा की कहानी है? तो वो कन्नड़ भाषा की कहानी है। ठीक है। इतना बात आप लोगों को याद रहेगा। तो चलिए अब हम लोग दही वाली मगम्मा कहानी में क्या हुआ था इस पर हम लोग कहानी सुनेंगे। मतलब आप लोग 15-20 मिनट तक बस ध्यान से कहानी सुनिएगा मेरे बोले हुए हर एक बात को। ठीक है। मगम्मा जो है वो बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है। मगम्मा जो है वो बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है। बारी से दही दिया करती है कहने का क्या मतलब है कि आप लोग को है ना बहुत सारा ऐसा जगह होता है जिसमें दही डेली आ जाके दे देना होता है और जब महीना लग जाता है ना उसके बाद पैसा मिलता है, उसी को हम लोग बारी कहते हैं। तो आप लोग को पता है कि इसे बारी क्या कहते हैं? बारी जब महीना लगने के बाद आप लोग को पैसा दिया जाता है ना उसी को बोलते हैं हम लोग बारी। तो मगम्मा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है। बेंगलौर की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बारी कहते हैं। पर लगता कि बेंगलौर में ऐसी बारी का रिवाज नहीं है। ठीक है। आमतौर पर जब भी मगम्मा हमारे मोहल्ले में आती तब वो हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी, बहुत बढ़िया है कहती है। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते। यह हमारी उसकी बारी की रीति है। वह अवलूर के पास किसी गांव की है। तो जो दही वाली मगम्मा है वो कहाँ रहती थी? वो कहाँ की है? तो वो अवलूर के पास गांव की है। ठीक है। अवलूर के पास एक गांव है, वहीं पे दही वाली मगम्मा रहती है। तो आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि दही वाली मगम्मा का घर कहाँ है तो आप लोग आराम से बता दीजिएगा कि दही वाली मगम्मा का घर अमलूर के पास गांव में है। उसके गांव का नाम शायद वेंकटपुर या कुछ ऐसा ही है। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है और जाती बार भी हमारी तरफ से ही जाना होता है। मैं उससे ज़रा अच्छी तरह बात करती हूँ इसलिए कभी-कभी गाँव से आते समय और सारा दही ख़त्म करके जाने समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती है। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती, सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती, न रहने पर कभी-कभी हमसे पान सुपारी माँग कर खाकर गाँव जाती।
ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो वो अपना दुख-सुख भी बताया करती। मुझसे भी सुख-दुख पूछती। मुझे भला क्या सुनाती? यही कि दिल बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हरे में छेद कर दिया, तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मगम्मा मुझे अच्छी लगती, मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई, ठीक है। डेली-डेली जैसे वो दही बेचने जाती थी तो उसके पास उधर से ही जाती थी, उधर से ही आती थी। बैठ के कुछ बातें करती थी, तो डेली बात करने के बाद तो दोस्ती थोड़ा-सा हो ही जाता है, तो वो दोस्ती दोनों में हो गई थी। ठीक है। कोई 1 महीने पहले की बात है, मगम्मा ने सवेरे-सवेरे आवाज़ लगाई। जो लेखक है वो बोल रहे हैं कि 1 महीना पहले की बात बता रही है कि मगम्मा जो है सवेरे-सवेरे आवाज़ लगाई और बोली, "दही लोगी माँ जी?" तो मैं भीतर कुछ कर रही थी तो मेरा बेटा बोला, "हाँ, लूँगा" और पास जाकर दही दो कहकर उसने हाथ फैलाया। मगम्मा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा-गाढ़ा दही निकाल कर उसकी हथेली क्या करती है वो, "दही दोगी माँ जी?" वो दही दो बोल दिया तो वो उसपे थोड़ा-सा गाढ़ा दही निकाल के उसपे डाल दिया और बोली, "ज़रा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है।" इतने में मैं आ गई। मगम्मा बोली, "माँ जी, सोने जैसा बेटा पैदा किया है। जैसे गुण तुम्हारे हैं, वैसे ही उसे मिले हैं। पर इन सब से क्या, लड़के के बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब जो बच्चा अम्मा, अम्मा करता पीछे-पीछे घूमता है, उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा ज़िंदा है या मर गए।" मैंने पूछा, "मगम्मा क्या हो गया? बेटे ने तेरी बात नहीं मानी?" वह फिर से बोली, "छोड़िए माँ जी, भावड़े लेकर आया, पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा?" इस पर मैंने पूछा, "तेरे घरवाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या?" वह कहने लगी, "अरे! माँ जी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी वह समझता रहा, मेरा घर है, मेरी घरवाली है। इसलिए मैं भी चुप रही कि घरवाला तो है। सच कहती हूँ, अमृत बेचती रही, पति खा गई। पता नहीं मेरे नसीब में क्या-क्या लिखा है। पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा, घरवाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े-लत्ते पहनकर घूमा कीजिए। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज़ पहनकर घूमा कीजिए। फूल इत्र आदि लगाकर उसके मन को बस में करना चाहिए। आपने जो साड़ी पहन रखी है, काम-धंधों के लिए ठीक है। जब घर में अकेली रहती है तब के लिए ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए। मुझे ज़रा हँसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है। साथ ही यह दुःख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुःख छुपा है। मैं बोली, "हाँ मगम्मा, तुम्हारी बात 16 आने सच है।" बाद में मगम्मा बोली, "देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने को 3-4 गुण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टोना-टोटका करो या जड़ी-बूटी खिला दो। अरे कहावत है, दवा से तो मसान ही जागता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीज़ बनाकर दीजिए, आँखों को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े-लत्ते पहन ओढ़ कर, दुखी रहने पर भी हँसकर बात कीजिए। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मँगवा लीजिए, पर बार-बार मत माँगिए। पैसा-पैसा जोड़कर ज़रूरत पड़ने पर 1-2 रुपया उन्हें थमा देना चाहिए। ये है सबसे बड़े टोने-टोटके। घरवाली ऐसा करे तो घरवाले घर में कुत्ते की तरह रहता है, अगर ऐसा न करे तो गलियों में भटकता है। मुझे मगम्मा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ। 2 इधर-उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। कोई 15 दिन पहले जब मगम्मा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। मैंने पूछा, "क्यों मगम्मा, ऐसी क्यों हो?" वह बोली, "क्या बताऊँ माँ जी, ऐसा लगता है कि मेरी किसी को भी ज़रूरत नहीं है।" यह कहकर उसने अपने पल्ले से आँसू पोंछे। मैंने पूछा, "क्या हुआ? बेटे ने कुछ कह दिया?" उसने कहा, "हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया। बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी।" तो मैंने कहा, "क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है?" तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी। खूब सुनाई उसने। तब मैंने भी उससे कह दिया, "मैं तो तेरे घरवाले की माँ हूँ, तू मुझसे इतनी ज़बान लड़ा रही है, आने तो दे उसे।" वह महाराजा घर आया। उससे मैं बोली, "देख भैया, इसने बेमतलब में अनजान बच्चे को इतनी ज़ोर से पीटा। मैंने मना किया तो मुझे ही चार सुनाती है। तू ज़रा अपनी घरवाली को अकल सिखा।" ईश्वर बोली, "मुझे क्या सिखाएँगे? लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं। तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने उसे पैदा किया है। मुझे क्या अक्ल सिखाने चली है? जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है। मैं माँ हूँ और उसे उसे कुछ कहता तो पलटकर जवाब देती है। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ?" इस पर वह बोला, "हाँ माँ, वो अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो? तुम मुझे दंड दो।" तब मैंने कहा, "क्यों रे? मुझसे गलती ही हुई।" मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी। बात मेरे मुँह से निकल ही गई। "क्या कहता है रे? बीवी ने तुझ पर जादू फेरा है? वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक है और मुझे गाली दे तो भी ठीक है? बहुत अच्छे। कल वह कह दे माँ को निकाल तो तू निकाल
निकाल बाहर करेगा। इस पर वह बोला, और क्या किया जा सकता है माँ, अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती और मैं रहूंगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी को सहारा कौन दे। मैंने पूछा, मुझ बेसहारे का क्या बनेगा। तब उसने कहा, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊँ। इस पर उसने साफ कह दिया, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूँ। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर आई माँ जी। मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा, जाने दो मगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अगले दिन मगम्मा आई तो पिछले दिन जैसी दुखी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। मैंने पूछा, झगड़ा निपट गया कि नहीं। इस पर उसने जवाब दिया, वह निपटने देगी क्या, कल दही बेचकर गई तो बर्तन भांडे अलग रख दिए थे, एक कुटले में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च सब एक तरफ रखकर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पांव पसारे बैठी थी। आप बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा। मैंने थोड़ा हिट्टू बनाकर खा लिया। शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी। ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए मैं ही क्यों जबरदस्ती करूं, अलग ही रहने लगी माँ जी। रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय वह उस बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है कि मैं उस बच्चे से बात न कर पाऊँ। इतनी छोटी सी बात की कैसी रामायण बनती जा रही है। मुझे आश्चर्य हुआ, पर जस्ट वेट, मुझे आश्चर्य हुआ। चलिए, मैं इसे मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती थी। इधर उधर की कुछ बातें करके मैंने, चाहिए हम लोग कर लिए थे, पढ़ लिए। जस्ट वेट, मैं कुछ कर नहीं सकती थी। इधर-उधर की कुछ बातें करके मैंने मगम्मा को विदा किया। बाद में 2-1 दिन बाद में 2-1 दिन मैंने वह बात उठा ही नहीं। ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी है। एक दिन उसी ने पूछा, माँ जी आप जो मखमल पहनती है ना, वह कैसे गज मिलती है? मैंने पूछा, क्यों मगम्मा? तो वह बोली, इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा-पैसा जोड़ती रही, अब भला क्यों जोड़ूँ? मैं भी एक मखमल की ब्लाउज़ पहनूँगी। मैंने कहा, एक ब्लाउज़ के 7-8 रुपए लगते हैं मगम्मा। उस दिन मगम्मा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वहीं सिलने दे दिया। दूसरे दिन पहन कर आई, मुझे कहने लगी, देखिए माँ जी मेरा सिंगार, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, वह तो किसी के पीछे लगा था। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वह लड़का ऐसा हो गया, अब कैसा है मेरा श्रृंगार। मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुःख से मगम्मा को ज़रा मति भ्रम हो गया है। जब ज़्यादा दुःख आ जाता है तब हर किसी को ऐसा ही हो जाता है। मैंने कुछ न कहा, पर सोचा इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। उनके गाँव का एक लड़का बैंगलोर में पढ़ रहा था। वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े-लिखे हम जैसों की तरह ज़रा नफ़ासत से कॉलर टाई पहनता था, ज़रा शौकीन था। उसने एक दिन मगम्मा को देखकर पूछा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली। तब मगम्मा ने कहा, क्या रे लड़के, यो बढ़ बढ़ कर बातें कर रहा है, तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती। दोनों में तू मैं हो गई। पास खड़े 4 लोग हंस पड़े। अगले दिन मगम्मा ने ही यह बात मुझे सुनाई। दूसरों की बात तो दूर, उस बहू ने भी मगम्मा को सुनाते हुए कहा था, बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी, सास अलग हो गई और अब मखमल के जैकेट पहनने लगी। मगम्मा ने ब्याह में बहू को कर्णफूल, कड़े, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी और तगड़ी सब दिया था। बाद में भी साल के साल कोई न कोई गहना बनवा देती थी। वह तो बहू को याद नहीं रहा। मगम्मा उसकी बात सुनकर 1-2 बार तो चुप रही। बाद में वो अपने को रोक न पाई। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया, तेरी घरवाली बड़ी-बड़ी बातें बनाती है, मेरे जैकेट पर ताने कसती है, कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया? कड़े, कर्णफूल, झुमकी, पदक, क्या यह सब मेरे दिए हुए नहीं? बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वही बोली, अब तो घरवाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई हो, अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी? ले जाओ पहन लो। बैठे पति ने उससे कहा, क्यों रे तू बकवास किए जा रही है? फिर माँ से बोला, माँ मैं तुम लोगों का झगड़ा पसंद नहीं करता, अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। मगम्मा बोली, माँ जी रास्ता चलने वाले भी इस तरह से बात नहीं करते, चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ। कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मढ़ दिया। अब यह जन्म किस लिए? यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया था। भला यह सब
क्या हो रहा है। बात मुझे बाद में समझ आई। जहाँ भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही होता है। जब कोई एक-दूसरे को पसंद नहीं करता है, तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है। बेकार के झगड़े ठट खड़े होते हैं। उससे संबंधित सभी लोगों को बेहिसाब दुःख उठाना पड़ता है। कुछ दिन बाद एक दिन मगम्मा बोली, "माँ जी आप बहुत भली है। मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए। उन पर कई लोगों की आँखें लगी हैं।" मैंने पूछा, "ऐसा क्यों हो गया?" वह बोली, माँ जी कल की ही बात है, हमारे गाँव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है, वह कभी-कभार जुआ-ठुआ खेलता है, बड़ा शौकीन तबीयत का है। मैं तब दही लेकर आ रही थी, तो कहीं से टपक पड़ा और पूछने लगा, "क्यों मगम्मा अच्छी तो हो?" मैंने कहा, "क्या अच्छा क्या बुरा, जो है तुम्हें पता नहीं?" वह बोला, हाँ भाई तुम्हारा कहना मैंने कहा, क्या अच्छा ठीक है, आज के ज़माने में भला कौन सुखी है? आजकल के लड़कों की ज़बान का क्या ठिकाना? हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना ही पड़ता है और कर भी क्या कर सकते हैं। वह वैसे ही साथ चला आया। रास्ते में अमराई का कुआँ है। वहाँ से गुज़रते समय मुझे डर सा लगा। मैं सोचने लगी पता नहीं यह क्या कर डाले। आंटी में काफ़ी पैसे थे, कहीं इसी के लिए तो पीछे-पीछे नहीं आया। वही बोला ज़रा चूना दोगी? मैंने दे दिया, वह लेकर चला गया। आज भी आते समय वहीं आकर मिला। माँ जी इधर-उधर की बातें करता-करता बीच में बोला, "मगम्मा मैं ज़रा तकलीफ़ में हूँ, थोड़ा-सा कर्ज़ दोगी? इस बार रागी बेचते ही लौटा दूँगा।" मैं बोली, "अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ?" तब वह कहने लगी, "जाने दो मगम्मा क्या हमें पता नहीं पैसे को यहाँ-वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है?" फिर थोड़ी देर बाद वही बोला, "तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज़ नहीं माँगता। मैं जानता हूँ तुम अपनी बहू के लिए कोई न कोई चीज़ बस बनवाती रहती हो।" अब वह बात तो नहीं रही। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आँखें उसकी तरफ लग जाती है। मैंने मगम्मा से कहा, "मैं अपने घरवाले से पूछ कर बताऊँगी।" मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। दूसरे दिन मगम्मा ने दही लेने के बाद आंटी के एक थैली निकाली और कहने लगी, "माँ जी, ज़रा भीतर चलो, गिन लो।" मैं बोली, "अब मैंने अभी उनसे पूछा नहीं, अभी रखे रहो फिर ले आना।" मगम्मा कहने लगी, "मुझे बहुत डर लगता है माँ जी, आज भी रंगप्पा आया था अमराई के पास तक। कहने लगा, 'ज़रा बैठो मगम्मा, ऐसी जल्दी क्या है? मेरे पास ये पैसे भी थे।' मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। अगर मैं नहीं रुकती तो वह जबरन बाँह पकड़ कर बिठा लेता। इस डर से बैठ गई। वह दुनिया जहान की बातें करता रहा। बाद में मेरा हाथ पकड़ कर बोला, "मगम्मा तुम कितनी अच्छी हो। जवानी में भी घरवाले ने मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था। बाद में भी किसी और ने इस हाथ को नहीं पकड़ा। आज इसने आकर पकड़ा।" मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा, "क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो? मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घरवाले हो क्या?" कहते हुए उठकर तेज़ी से चली आई। माँ जी कल उसने पैसे माँगे थे, आज उसने पान माँगा। जिसने मड़वे के तले बैठाकर पैर बाँधकर गठबंधन करके हाथ थामा, वह तो कभी का चला गया। भरी जवानी में घरवाले ने मुँह मोड़ लिया। कोई और होती तो यह सोचकर खुश हो जाती कि घरवाले ने तो पसंद नहीं किया, पर कोई तो पसंद करने वाला मिला, पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घरवाले से भी ज़्यादा हक से पकड़ लिया था। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार में ही दुखी होता जा रहा है, इसलिए मैंने कहा, "यह सब फ़ज़ीहत काहे का मगम्मा? चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ रह क्यों नहीं जाती?" "मैं तो रह जाऊँगी माँ जी, पर वह रहने दे तब ना। बेटे से यह सब बता दो।" हाय राम! हो हल्ला करके मेरी बहू तो मुझे जाति से ही बाहर कर देगी। मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूँ। कल अपने उनसे पूछ कर रखिएगा, कहकर मगम्मा चली गई। 1 घंटे बाद फिर आकर बोली, "माँ जी आज एक बात हो गई।" "क्या?" "बच्चे के लिए थोड़ी-सी मिठाई लेकर टोकरे में रख ली थी। मगम्मा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते को उसके पास वो आने नहीं देती, इसलिए मुझे ये समझ में न आया कि बच्चा कौन-सा है।" मैंने पूछा, "किस बच्चे के लिए?" "और कौन-सा बच्चा माँ जी, मेरा पोता ही तो। तुम ही ने तो कहा था वे तुम्हारे पास नहीं आने देते। उनकी माँ तो मना करती है, पर बच्चा क्या रुक सकता है? आँख बचाकर आ ही जाता है। कभी-कभी ज़रा दूध पी जाता है, कभी दही माँग लेता है। थोड़ा-सा कुछ मिल जाने पर नाच उठता है। ज़रा भी शोर मचाता है तो तेरी माँ सुन लेगी कहते ही चुप हो जाता है। बच्चों का खेल ही तो असली खेल है। उसी के लिए थोड़ी-सी मिठाई लेकर रखी है। वह सुकापुर है ना, उधर से आ रही थी। वहाँ एक आम का पेड़ है ना, उस पर बैठा एक कौवा झट से मिठाई की पुड़िया उठा ले गया। आज कैसी अजीब बात हो गई। एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो। यह बात नहीं माँ जी, कहते हैं कि कौवों से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसीलिए कहा। उससे क्या होता है? कहते हैं उससे जान का खतरा हो जाता है। मुझे लगा कि मेरे दिन पूरे हो चले। बाद में यह सोचकर खुशी भी हुई
हुई कि चलो अच्छा हुआ, यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए। अच्छा है जल्दी से भगवान के चरणों में पहुँच जाऊँगी, जो भी हो आज ही हो। तुम भी कैसी पागलपन की बातें कर रही हो? पहले तो कौवों को आसानी से मिठाई मिल जाए ऐसा रख कर लाओ। अगर वह उठा ले जाए तो कहो कि जान का खतरा। यह कौन-सी अक्ल की बात है? जाओ चुपचाप घर जाओ। तो आपका यह कहना है कि कोई डर नहीं है। डर-वर कुछ भी नहीं है, जितना झगड़ा होता है, उम्र बढ़ती है, दोबारा उस बारे में मत सोचो, हँसते-हँसते घर जाओ। मगम्मा चली गई, मैं उसकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्यचकित हुई। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही वह घर की बड़ी है, यह लालसा छूटी नहीं। जीवन के प्रति एक विचित्र सी ऊब, फिर भी मरने की इच्छा नहीं और अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं। हम सोचते हैं कि ये गाँव के लोग हैं, कुछ जानते नहीं, कोई लुकाव-छिपाव नहीं, तो भी लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे परतों पर पड़ते हैं। बड़े घर में छोटा घर समाया है। मैंने सोचा यह कैसा नाटकीय सूत्र है। मगम्मा जब फिर से घर आई तो उसने एक समाचार दिया। अब पोता अपने माँ-बाप को छोड़कर उसके पास आ गया है। वह बहुत खुश थी। उसके साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, "बित्ते भर का छोरा है, माँ को छोड़कर चले आने का मतलब क्या है? कल दोपहर को आए लड़के ने कह दिया, फिर से माँ के पास नहीं जाऊँगा। इतने दिन चोरी-चोरी आया करता था। जब वह घर नहीं पहुँचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी। मैं नहीं जाकर कहकर वह मेरी टाँग पकड़कर खड़ा हो गया। और कोई चारा ना देखकर मैंने कहा जा बेटा, उसके बाप ने भी आकर बुलाया, पर मैं नहीं जाऊँगा कहकर वह मेरे पास ही रह गया माँ जी। 10 दिन से अकेले घर में सोती थी, ज़रा डर भी लगता था। जो भी हो मर्द का बच्चा है, देखो भगवान ने उसको कैसी अकल दी। जवान बेटे ने मुँह मोड़ लिया और यह बित्ते भर का पोता, मैं तो हूँ तुम चिंता मत करो कहकर आ ही गया। बहू ने तो सारी रात महाभारत मचाया, लाख जोर लगाने पर भी वह नहीं गया। सुबह यहाँ आते समय तू अकेला कैसे रहेगा कहकर उसे उसकी माँ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा किया। जब वो भीतर चला गया तब मैं यहाँ आई। अब अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करोगी? अरे माँ जी, क्या उससे इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया, पास रहे तो मारने को मन करता है। देखो माँ जी, जब हम इकट्ठे थे तब मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहू सुंदर है। अब दूर से देखती हूँ तो उसकी भौहें चढ़ी ही रहती है। वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है, इसलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्टू है। वह भी ऐसा ही है। तब यह पता नहीं चलता था कि कब घर तब यह पता नहीं चलता था कि कब घर आता है और कब खेत पर जाता है। अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी या देखती रहती हूँ, इतनी जल्दी क्यों चला गया? इतनी देर तक क्यों नहीं आया? माँ जी, उसे भी तो ऐसा ही लगता होगा ना। यदि वह पीटेगी तो कल दही बेचने निकलूँगी तो मेरे साथ ही चला आएगा। 9 महीने पेट में रहकर, पीड़ सहकर पैदा किए बच्चे को छोड़ देगी। मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिनों में उनका झगड़ा निपट जाएगा और सभी सुखी रहेंगे। हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास गया, पर उसके दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बैंगलोर जाऊँगा कहकर जिद पकड़ ली। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही की मटकी वाला टोकरा और गोद में पोते को लेकर 3 मील चलना असंभव था। उसकी समझ में न आया कि क्या करे। बेटे और बहू ने आकर समझाया, "उस दिन हमसे गलती हो गई, तुम भी गुस्सा करके यूँ रहोगी तो कैसे चलेगा माँ?" गाँव के 4 बड़े बूढ़े ने भी उसे समझाया। वह भला क्यों अपना बड़प्पन खोती? मगम्मा अपनी इच्छा से ही खुशी-खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगी। परंतु पोता तो दादी के पास ही रहने की जिद पकड़े बैठा था, इसलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ। शुरू से ही दूध-दही का व्यापार मगम्मा के हाथ में था। बहू के आने पर भी मगम्मा ने उसे अपने हाथ में ही रखा। जब कोई बहू बनकर आती है तो घर के खाने-पकाने की ज़िम्मेदारी भी उसी पर पड़ती है। वास्तव में बात यह थी कि दही बेचने पर 4 पैसे आते थे। अब पोते ने सदा दादी के पास रहने की हट पकड़ी थी। बहू बोली, "इतनी धूप में इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो? भला कितने दिन यह काम कर सकोगी? घर में ही खाना-पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो। दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ।" ठीक है, कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी-कभार मैं चली जाऊँगी, रोज़ जाने का काम तुम ही करो। एक दिन सास-बहू दोनों आई। एक की गोद में बच्चा था, दूसरे के सिर पर मटकी वाला टोकरा। "यही है माँ जी मेरी बहू। बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे?" सोचकर इसने फिर से मुझे अपने साथ बुला लिया। साथ ही यह भी कहा कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो। मैंने भी मान लिया, आगे से यही दही बेचने आएगी। यह बताकर मगम्मा ने बहू को हमें दिखा दिया। मैंने सास और बहू से बात करके और संयम से काम लेना चाहिए कहकर 2 बातें अकल की समझाकर दोनों को पान सुपारी देकर भेज दिया। आजकल वो बहू ही दही लाया करती है। सास के बारे में इतना सब सुना, अब बहू क्या कहती है यह जानने की उत्सुकता मुझे हुई। इसलिए एक दिन मैंने कहा, "अरे नजम्मा, तू तो बड़ी समझदार है, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है?"
सास को निकाल देने को मैं क्या राक्षसी हूँ माँ जी? सास हो जाने का मतलब सब बात उनकी ही रहनी चाहिए क्या? अपने बेटे को मर्द भी न मानो तो वह नामर्द नहीं हो जाएगा? यह मेरा घरवाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ। भला मैं घर कैसे चलाऊँ? यह ठीक है कि उन्होंने जन्म दिया, पाला-पोसा, चाहे तो वो ही अपने बेटे पर अपना हक रखें, मैं चुप रहूँगी। पर मैं अपने बेटे को भी नहीं मार नहीं सकती। तो मैं कहाँ की बहू रही? बेटा तुम्हारा है, यह जताने को पीटना ज़रूरी है क्या? मारना, प्यार करना तो चलता है, पर जब मारने की पूछती है कि क्यों मारती है, तब प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती? इसलिए इन सब से कौन माथापच्ची करे? मेरा बेटा मेरा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए। बहू होकर मैं अगर एक बात ना कह सकूँ, एक थप्पड़ ना लगा सकूँ, तो मेरा घर चलाना किस काम का? मुझे मगम्मा ने जब अपनी बात सुनाई, तब लगा कि उसकी बात सही थी। अब इसने अपनी बात कही तो लगा इसकी बात भी सही है। मैंने पूछा, तो अब तुम्हें घर में कुछ छूट मिली? अब पहले से ज़रा ठीक है। जो भी हो ज़रा सँभल कर चलना ही पड़ता है। अगर झगड़ा करूँ तो मेरी सास पता नहीं किसे सारे पैसे दे डाले। हमारे गाँव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है। जब मेरी सास अलग थी, तब मेरी सास से कर्ज माँगा। वह देने को तैयार हो गई थी। यह रंगप्पा से ही पता चला। तब मैंने बच्चे को सिखाया, तू अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है। हमारे घर कदम मत रखना। झगड़ा किसी तरह निपटाने को मैंने यह सब किया माँ जी। तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया। बच्चा भी गया, मैंने भेज भी दिया माँ जी। यह सब बताने की बातें थोड़ी ही है। आदमी लोग यह सब कहाँ समझते। मुझे ऐसा लगा कि मगम्मा भी अक्ल से कुछ कम नहीं। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उसमें माँ बेटे और पति पत्नी है। माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार का एक हिस्सा है। इसकी हार-जीत क्या होगी, यह कहा नहीं जा सकता। पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाले मगरमच्छ की सी दशा बहू की है, ऊपर से बाँह पकड़ के बचाने की दशा माँ की है। बीच में बच्चे को चेष्टा करने वाले को कष्ट होता है। गाँव में यह बात दही बेचने वाली मगम्मा के घर में है, तो शहर में दही लेने वाले मगम्मा के घर में है। यह नाटक चलता ही रहता है, इस नाटक का कोई अंत नहीं है। तो मैं आप लोगों को दही वाली मगम्मा जो कहानी था, वो कहानी पढ़ा दी हूँ, ठीक है? अब मैं आप लोगों को इस कहानी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछूँगी और उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवाऊँगी, ठीक है? चलिए, चलिए बताइए, तो सबसे पहले श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोगों में से कोई स्टूडेंट बता सकते हैं श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है, तो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ सीधा आंसर। श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था आप लोग का कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था श्रीनिवास जी का जन्म? तो श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? तो यह आप लोगों को नजम्मा ने कही थी। किसने कही थी? नजम्मा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, आप लोग सीधा जवाब देते चलिएगा, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो ये जो है ना, ये मगम्मा ने कही थी। किसने कही थी? मगम्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में अमराई का कुआं था। रास्ते में क्या था? अमराई का कुआं था, जहाँ पे रंगप्पा मिला था, ठीक है? मगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो मगम्मा की बहू का नाम है नजम्मा। क्या नाम है? नजम्मा। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मगम्मा जो है ना, वो मिठाई ले जा रही थी पोता के लिए। किसके लिए ले जा रही थी? पोता के लिए। तो मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा जो है वो दही बेचती थी, ठीक है? आप लोग को 4 ऑप्शन में दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा जो है, आप लोग बताइएगा मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा जो है वो अमलूर के पास किसी गाँव की रहने वाली थी। मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो मगम्मा जो है आप लोगों का कन्नड़ भाषा की कहानी है। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता जो है वो किससे कर लिया था? मजबूरी से किया था। किससे किया था? मजबूरी से। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो एस रंगराजन जो है वो श्रीनिवास जी का पूरा नाम है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम नहीं, मास्ती वेंकटेश अय्यंगर है, ठीक है? चलिए, घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती थी? तो घर में मगम्मा को बहू से नहीं बनती थी। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो नजम्मा जो है ना, वो मगम्मा की बहू थी। कौन थी?
बहू थी। क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो ये मगम्मा ने कहा था। मगम्मा क्या बेचा करती थी? तो मगम्मा दही बेचा करती थी। दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक है श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास जी। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद बी आर नारायण ने किया है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ना, इस कहानी का अनुवाद बी आर नारायण ने किया है। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो आप लोग का ये कन्नड़ भाषा से अनुदित है। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी के है? तो ये दही वाली मगम्मा कहानी के है। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक है बी आर नारायण जी। कौन है? बी आर नारायण जी। रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा एक जुआरी था। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र है मगम्मा। मगम्मा रंगप्पा से क्या चाहता था? तो मगम्मा है जो रंगप्पा से रंगप्पा जो है ना वो मगम्मा से धन चाहता था। ठीक है, मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो मगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, बेटा, बहू, पोता और मगम्मा खुद। ठीक है, तो ये आप लोगों का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, वो भी मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। आज के वीडियो के बाद आप लोगों को दही वाली मगम्मा चैप्टर कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? ठीक है, तो मगम्मा को अपनी बहू के साथ बेटे को लेकर विवाद था। वह अपने बेटे पर अपना पूरा हक समझती थी और उसका बहू अपने पति पर अपना पूरा हक समझती थी। मगम्मा चाहती थी कि उसका बेटा उसके कहने में रहे, वह जैसा चाहे उसका बेटा वैसा ही करे। नजम्मा मतलब कि मगम्मा की बहू चाहती थी कि उसका पति वह करे जो वह चाहती है। विवाद का दूसरा बिंदु था स्वतंत्रता का। दोनों में स्वतंत्रता की होड़ लगी थी। नजम्मा चाहती थी कि परिवार में उसकी बात सुनी जाए और सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो। मगम्मा भी यही चाहती थी। इस स्वतंत्रता की होड़ में दोनों में प्रायः द्वंद्व छिड़ जाया करता था। विवाद का एक और कारण था और वह था आर्थिक आजादी का। मगम्मा ने गाय पाल रखी थी, दूध दही से उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी। वह घर की स्वामिनी बन बैठी थी। यही बात बहू को भीतर ही भीतर खटकती रहती थी। वह चाहती थी कि वह बारी से लोगों को दही दिया करे और उसकी आमदनी से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करे और अपने मन के मुताबिक परिवार को चलाए। ऐसा नहीं होने के कारण छोटी-छोटी बातों को लेकर सास और बहू में प्रायः विवाद होता रहता था। ठीक है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन-सा तरीका अपनाया? तो बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बच्चे को माध्यम बनाया। उसने अपने बच्चे को सिखाया कि तू अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है, हमारे घर कदम मत रखना। बच्चा दादी के पास चला गया, दादी पोते को पाकर निहाल हो उठी और धीरे-धीरे सास-बहू के बीच की दूरी सिमटने लगी। रंगप्पा कौन था? वह मगम्मा से क्या चाहता था? तो रंगप्पा एक जुआरी था, वह शौकीन तबीयत वाला व्यक्ति था, वह मगम्मा से रुपया कर्ज के रूप में माँगता था। वह इसके लिए अक्सर उसे तंग करता था। मगम्मा अपने बहू बेटे से अलग रहती थी तथा उसके पास पैसे रहते हैं। इस बात को वह भली-भांति जानता था। माँ बेटे के झगड़े का वह लाभ उठाना चाहता था। मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कैसे? मगम्मा अपने छोटे से परिवार की स्वामिनी है। वह वात्सल्यमयी है। वह अपने पोते को बहुत प्यार करती है। वह पतिव्रता है। उसमें लोक जीवन के सारे संस्कार वर्तमान है। वह स्वाभिमानी है, इसलिए मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। मगम्मा का चरित्र चित्रण करें तो मगम्मा अपने छोटे से परिवार की स्वामिनी है। वह वात्सल्यमयी है। वह अपने पोते को बहुत प्यार करती है। वह पतिव्रता है। उसने अपने जीवन के प्रति एक प्रकार की ऊब भी है और एक प्रकार का आकर्षण भी। उसने लोक जीवन के सारे संस्कार वर्तमान है। उसने अपने परिवार के प्रति अतिशय लगाव है। वह स्वाभिमानी है। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए ही वह अपने बहू बेटा से अलग हो जाती है। मगम्मा की किस मानसिक स्थिति से माँ-जी को आश्चर्य हुआ? मगम्मा की मानसिक स्थिति विचित्र थी। एक तरफ तो उसे बेटा, बहू और पोता चाहिए और दूसरी तरफ परिवार पर अपना पूरा अधिकार भी चाहिए। वह कभी जीवन के प्रति विचित्र सी ऊब प्रकट करती हुई कहती है, अच्छा है जल्दी से भगवान के चरणों में पहुँच जाएँगे। जो भी हो आज ही हो। और कभी अपने मौत से डर जाती थी। मगम्मा की इस मानसिक स्थिति से माँ-जी को आश्चर्य हुआ। मगम्मा अपने बेटे बहू से अलग क्यों हो गई? तो मगम्मा की बहू नजम्मा ने अपने बेटे को किसी बात पर खूब पीटा। मगम्मा के मना करने पर बहू उसके ऊपर चढ़ बैठी। तकरार बढ़ गई। माँ ने बेटे से निर्णय करने के लिए कहा। बेटे ने पत्नी का पक्ष लिया। उसने कहा कि यदि मैं पत्नी को छोड़ दूंगा तो वह बेसहारा हो जाएगी। तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हारा गुजर बसर हो सकता है। मगम्मा के बेटे का इरादा पढ़ लिया।
मगम्मा ने बेटे का इरादा पढ़ लिया और वह अपने बेटे बहू से अलग हो गए। नजम्मा का चरित्र चित्रण करें तो नजम्मा मगम्मा की बहू है, उसमें स्त्री सुलभ सारे गुण विद्वान है, वह व्यवहार कुशल है, वह सही अर्थों में मानवीय है, इसलिए तो वह अपनी सास को घर से निकालने के पक्ष में नहीं है। वह सिर्फ अपने दायरे का अधिकार चाहती है और कुछ नहीं। उसका यह प्रश्न विचारणीय है कि यदि माँ का अधिकार उसके पुत्र पे है, तो क्या पत्नी का अधिकार उसके पति पर नहीं है? वह अपने संतान के साथ प्यार और फटकार दोनों तरह के व्यवहार को उचित समझती है। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़े? आज के वीडियो में हम लोग पढ़े दही वाली मगम्मा कहानी, और उसके बाद हम लोग उस कहानी के लेखक जो श्रीनिवास जी है उनके बारे में सब कुछ जाने। पूरा कहानी पढ़ने के बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव किए। ऑब्जेक्टिव करने के बाद हम लोग क्या किए? क्वेश्चन आंसर किए, जो कि परीक्षा में आ सकता था। तो इस प्रकार आज आप लोगों का दही वाला मगम्मा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी तरीके से और भी चैप्टर के वीडियो चैनल पे आते रहेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।